तो जेई मेन 2024 का जनवरी अटेम्प्ट अब फाइनली खत्म हो चुका है। जिस पेपर का आप लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे, वो पेपर अब हो भी चुका है, आप दे के आ भी चुके हो, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोग पूरा डिस्कशन एनालिसिस सब कर चुके होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोशल मीडिया पे, कि किसके कितने मार्क्स आए, किस सेशन में किस परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आए, वगैरह वगैरह सारा आप कुछ कर चुके होंगे। लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आपके सामने खड़ा है वो है जेई मेन का अप्रैल एडिशन और जेई एडवांस्ड, जो कि मई में होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है आकर्ष और मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूं। 2019 में मैं आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया था मैंने, और 2023 लास्ट ईयर में ग्रेजुएट किया डिपार्टमेंट रैंक 1 और इंस्टीट्यूट के सिल्वर मेडल के साथ। दिसंबर में भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जेई मेन जनवरी के लिए लास्ट एक मंथ की स्ट्रैटेजी। मैंने अपने 3 और आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो वीडियो बनाया था। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद है आप लोगों को, बहुत ढेर सारे कमेंट्स हैं उस वीडियो पे। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की हेल्प हो पाई, और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैंने 2019 में जेई मेन दिया था, तब मैंने जनवरी और अप्रैल के बीच में क्या किया था। क्योंकि जनवरी वाला पेपर जब मैं दे के आया था, और ये फर्स्ट टाइम था 2019 में जब जेई मेन एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये 2 अटेम्प्ट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है जनवरी अप्रैल वाला और परसेंटाइल वाला सिस्टम, पहली बार अडॉप्ट हुआ था ये 2019 में। तो जब मैं जनवरी में पेपर दे के आया था, मेरी परसेंटाइल आई थी 99 परसेंटाइल के आसपास, और लगभग 12 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो आप लगा लो कितना 12,000 के आसपास मेरी रैंक आती। और जनवरी से अप्रैल आते आते एक जीरो डाल दीजिए आप उसमें से, 12,000 से मैं 1200 तक आ गया था अप्रैल आते आते जनवरी जेई मेन में। तो बस कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सी कुछ टिप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। मैं आपके साथ सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, और इसीलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहली चीज़ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है जनवरी का जो जेई मेन आप दे के आए हो, उसमें से आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी भूल जानी है, ठीक है। अब आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं ना, भूल क्या जाना है, मतलब ऐसे कैसे। देखो, ये पेपर पहली बार आपने एक्चुअली में जाके एक जेई का एग्जाम दिया, करेक्ट। इसके पहले तक आपने जो भी दिया वो मॉक था। आपके ब्रेन में जो आपकी सबकॉन्शियस होती है, उसमें आपको ये पता है कि यार ये मॉक टेस्ट है, इसके मार्क्स कहीं लगने नहीं वाले हैं, है ना। ये पहली बार आप एक एक्चुअल प्रेशर में पेपर दे के आए, तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर होता है, आपने अपने अंदर का वो जाना। अब इसमें से आपको याद क्या रखना है, आपने याद रखनी है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने गलत करी। देखो, मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ। पहली बात, कोई टॉपिक अगर आपके वीक थे, कोई सब्जेक्ट पीसीएम में अगर आपको कोई वीक लग रहा है, उनको लिखो। वो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, वो सब करेंगे। जो सब नहीं करेंगे ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका रफ वर्क। अब ये रफ वर्क जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत गलती कर जाते हैं। अब जैसे मैं जब पेपर दे के आया जनवरी का, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया आके कि बहुत बार पेपर में ना मैंने सोचा, आपको भी यही करना है, आपके बैठ के आपको सोचना है एक बार अपनी आंखें बंद करके, कि जब मैं पेपर दे रहा था तब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जब मैंने ये काम किया था जनवरी में पेपर के बाद, तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बहुत बार ना जब मेरे क्वेश्चन एंड तक सॉल्व नहीं हुआ, मैंने पूरा कर दिया और मुझे सॉल्व नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, आंसर कुछ अलग आ रहा है, ऑप्शंस में नहीं आया कुछ, और फिर मैं पीछे जाकर अपना रफ वर्क में ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने सही किया था नहीं किया था, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा रफ वर्क इतना भद्दा था, इतना गंदा था, नीट नहीं था बिल्कुल भी। और इस चक्कर में कुछ कहीं लिखा हुआ है, कुछ कहीं लिखा हुआ है, छोटे से में ऊपर नीचे कुछ कुछ, इस चक्कर में मेरे को दोबारा पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा था, जिससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। मैंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया, मैंने बहुत फोकस किया फरवरी और मार्च के महीनों में, और अप्रैल आते आते मैं अपना रफ वर्क बहुत सुधार चुका था। हर शीट पे मैं प्रॉपरली उसको थोड़ा सा तमीज़ से, ऐसे नहीं कि एकदम, ऐसे नहीं है कि क्लास वर्क की कॉपी है भाई जो बहुत अच्छे से आप बनाओगे, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ से मैं अपना रफ वर्क करने लगा, जिस वजह से एक तो मेरी कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी बढ़ गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप वहाँ से लिखा हुआ एक जीरो भूल गए, या फिर कहीं पे कुछ और 5 लिखा हुआ था उसको 6 पढ़ लिया गलती से। ऐसी ऐसी चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी जब आप अपना रफ वर्क नीट करने लग जाओगे। ये मेरी बात है, आपके साथ कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपने किस सेक्शन से स्टार्ट किया था पेपर, आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगा। कुछ लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, तो जल्दी हो जाता है रिलेटिवली, इनऑर्गेनिक वगैरह फैक्ट्स होते हैं। कुछ लोग लेकिन ऑन द अदर हैंड मैथ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा फ्लो में आने में टाइम लगता है, उनको ऐसा लगता है कि यार हम थोड़े क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा फ्लो आ जाएगा, तो दिमाग चलने लगेगा।
ऐसा मैंने आज तक कोई देखा नहीं है जो फिजिक्स से स्टार्ट करता है पेपर। बट अगर आप फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि आपका क्या रीजनिंग है फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करने की, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी लगता है और थोड़ा सा लिखना भी लगता है। तो मैंने कभी देखा नहीं है किसी को ये करते हुए। बट हाँ, काम की बात पे दोबारा वापसी आते हैं। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है, ठीक है, कि जब मैं पेपर दे रहा था तब क्या मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ हुई जिससे मेरे को बार बार रिपीटेडली प्रॉब्लम फेस हो रही थी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको सुधारिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो बात है वो मैंने अपने दिसंबर वाली वीडियो में भी बोली थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने मानी या नहीं मानी, लेकिन बहुत लोगों ने कॉमेंट करके ज़रूर पूछा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वो सब्जेक्ट है जेई में जो इंसान उसको पढ़ जाता है वो उसके सारे क्वेश्चन निकाल जाता है। मैंने दिसंबर में भी यही बात बोली थी और आज दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक को इग्नोर नहीं करना है। अब आपके पास 2 से ढाई महीने फिर से जेई मेन के अप्रैल एडिशन तक हैं। प्लीज़ इनऑर्गेनिक को पढ़िए। जो मैंने दिसंबर वाला वीडियो बोला था आप जाके उसको देखिए, मैंने उसमें बताया था इनऑर्गेनिक को पढ़ने का क्या तरीका है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। अगर आपने कोई और बुक ली थी, जेडी ली या इस टाइप की कुछ कोचिंग नोट्स थे, उनको रिवाइज कैसे करना है, एक अलग नोटबुक बना के उसमें पॉइंटर्स बनाने, हर दिन उसको कैसे रिवाइज करना है, पूरा बताया था डिटेल में। दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि जो लोग दोबारा देखने आए हैं उनका टाइम वेस्ट होएगा। आप जाइए वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आपका जेई मेन बहुत अच्छा हुआ है तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। अगर खराब हुआ है तो भी कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप, है ना। कंग्रेचुलेशंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेई मेन जो जनवरी अटेम्प्ट है, ठीक है, उसका वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपके पास अप्रैल का भी मौका है। और जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जिनका सपना है, उनके लिए तो जेई मेन के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, करेक्ट। अब देखो, अगर आपने जेई मेन में आपका कॉन्फिडेंस लो था, आप एग्जाम प्रेशर में आ गए, या फिर आपसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, बहुत लोगों से होती हैं, अब आपके पास एक दोबारा एक दूसरा चांस है। इसीलिए मैं कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। कम नंबर आए हैं, आंखें खुलेंगी, आंखें खुलेंगी तो आप मेहनत करोगे, अगली बार उन चीज़ों को पिन पॉइंट करके फोकस करके याद करो क्या क्या गलत हुआ है और उनको सुधारोगे तो आपका अप्रैल तक एग्जाम सही हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का जेई मेन ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है उन लोगों के लिए मैं खास कर ये बता दूं, अब आपने सिर्फ अप्रैल तक मेन की तैयारी नहीं करनी है, आपने एडवांस की तैयारी पे बहुत ध्यान देना है। रीजन ये है कि जब आप मेन दे के आओगे अप्रैल में तो आपके पास मे आई थिंक 26 को है इस बार एडवांस शेड्यूल्ड, आपके पास 1 महीने के आसपास बचेगा सिर्फ उस टाइम तक, जो कि क्लियरली सफिशिएंट नहीं होता है एडवांस के लिए पढ़ने के लिए। इसीलिए अगर आपका जेई मेन अच्छा हो चुका है या फिर आपको लग रहा है कि मेरा जेई मेन डिसेंट प्रिपरेशन है, उसके लिए साथ साथ एडवांस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। मैंने दिसंबर वाले वीडियो में भी मॉक टेस्ट के बारे में काफ़ी बात करी थी कि मॉक टेस्ट देते तो सब लोग हैं लेकिन गलती उसमें कहाँ कर जाते हैं, वो आप जाके वापस में चेक कर सकते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा अलग है टाइमलाइन के हिसाब से। 15 मार्च तक मेरा सजेशन आपको ये है, जो मैंने खुद किया था, एक भी मॉक टेस्ट आपने नहीं देना है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक देखो, लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, कोई भी बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बस बोलने को बोल दी, प्रॉपर फैक्ट्स लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा ये बात। 15 मार्च तक अगर आप मॉक पेपर दोगे ना तो आपका टाइम, आपका ध्यान उसको पेपर को देने में और उसके एनालिसिस में लग जाएगा, आप नया कुछ नहीं सीख पाओगे। 15 मार्च लगभग अभी से कितने हुए आपके 20-25 दिन के आसपास आपके पास, आपको ही मैं टाइम दे रहा हूँ, आप नई चीज़ें पढ़ो। क्योंकि जब मैंने दिसंबर में वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि हम जो हमारा सिलेबस छूट गया था उसको कवर करें या फिर जो ऑलरेडी कर लिया उसको रिवाइज करें। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये। अब आपके पास वो टाइम है, ठीक है। जो आपका छूट गया था, जो आपको लगता है वीक है या जो आपको लगता है कि ये मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, उस चीज को करिए 15 मार्च तक। मॉक टेस्ट पे ध्यान मत दो, रिवीजन पे ध्यान मत दो, नई चीजें करो। जो लग रहा था कि पिछले टाइम वीक था, कुछ भी अगर वीक रह गया है अपने मन में पता है, जेई मेन जनवरी की वजह से पता है, जैसे भी पता है, वीक टॉपिक्स को अच्छा करो। अगर कुछ छूट गया था तो उन पे फुल पावर फोकस लगाओ 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद नई चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। उसका रीजन ये है, मैंने फिर बताया था कि अगर आप 15 मार्च के बाद पेपर के और लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीने में अगर और नई 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 चीजें पढ़ते जाओगे तो जो आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स है ना वो आपकी कम हो जाएंगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ब्रेन जो है ना वो एक टाइम के बाद चीज़ें रिटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा और फिर आप पेपर में कर नहीं पाओगे उसको ढंग से। तो बेटर ये है कि अभी का टाइम पूरा यूज़ कीजिए। 15 मार्च के आसपास तक अपने जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं किए थे, जी जान लगा के, दिन रात लगा के उनको खत्म कर दो, ताकि अब आपके पास ऐसा बोलने को ये मौका, ये एक्सक्यूज ना चले कि भैया अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला हमने तब करा नहीं था। अब आपके पास टाइम है,
जितना बचा है सारा कंप्लीट कीजिए और 15 मार्च के बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करना दोबारा, ठीक है। अगर आपकी कोचिंग में कोई टेस्ट सीरीज हो रही है वगैरह वगैरह, वो आप कर लो, उनको स्किप मत करना, बट अपने आप से आगे बढ़ के मॉक टेस्ट देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। 15 मार्च के बाद आप देना चालू करना मॉक टेस्ट मेंस के लिए, ठीक है। उससे आपका होगा ये कि जब आप वो पेपर दोगे ना मॉक टेस्ट, तो इस बार आपका सही असेसमेंट होगा, क्योंकि इस बार आप जो भी आपकी टॉपिक्स हैं जो नहीं आते थे आपको, जिनकी वजह से आपके शायद मार्क्स कम हो जाते थे, वो अब आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं बचेगा अपने आप को देने के लिए कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक बात है ना। तो इसीलिए 15 मार्च तक ये वाली चीज़ आप फॉलो कीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए एक नोटबुक कैसे बनानी है, सब मैंने दिसंबर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाके आप चेक कर सकते हो। दोबारा रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए। ओके, लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो बहुत पर्सनल है, वो बहुत ही मन और दिल वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, ये सब आपके टीचर्स, आपके कोचिंग वाले टीचर्स जो हैं, वो सब आप भी आपको बता सकते हैं, है ना। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको वही बता सकते हैं जो खुद एस्पिरेंट रहे हैं, है ना, जिन्होंने खुद जेई दिया है। तो यार होता ही है कि प्रेशर जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस टाइम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है ना। आप एक पेपर ऑलरेडी दे के आ चुके हो, अगर वो अच्छा हुआ होता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर कुछ कुछ के साथ ऐसा होता है कि उनका पेपर अच्छा हो गया होता है तो वो उल्टा और डरने लग जाते हैं कि यार वो वाला अच्छा हो गया, कहीं वो तुक्का तो नहीं था, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। सेल्फ डाउट नहीं करना है। और अगर खराब हुआ है पेपर तो लो ऑन कॉन्फिडेंस नहीं जाना है, प्रेशर में नहीं आना है, एक्सपेक्टेशंस के बारे में किसी से नहीं सुनना है कि मम्मी पापा कोई बोल रहे हैं, रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, साइड वाले पड़ोस में कोई कुछ बोल रहा है, कोचिंग में टीचर कुछ बोल रहे हैं, दोस्त कुछ नहीं सुनना है आपने। नथिंग हियर, नथिंग। अपनी बात सुनो, अपने ऊपर फोकस करो। 2 साल 3 साल से आप इस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अब वो दिन आ चुका है जब आपने ये पेपर देने हैं, और मेहनत कोई नहीं देखता है, सब रिजल्ट देखते हैं। ये दुनिया का एक सच है जो आपको समझना चाहिए। जो रिजल्ट लाओगे उसी से आपको एडमिशन मिलेगा, उसी से आपको सीट मिलेगी, उसी से आपके फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ आप बेटर कर सकते हो। आज वो मौका है, इसीलिए किसी की नहीं सुननी है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, एक्सपेक्टेशंस में नहीं आना है कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जो होता है ना वो तब आता है जब आपको पता होता है कि आप इसके लिए मेहनत कर सकते थे और आपने करी नहीं है। काम चोरी जिसे बोलते हैं, जब काम चोरी करते हैं तो इंसान को प्रेशर और स्ट्रेस फील होता है, इसीलिए काम चोरी नहीं करोगे तो स्ट्रेस फील नहीं होगा, ठीक है। जहाँ तक बात रही आपके आगे आने वाले टाइमलाइन की, वो मैंने आपको बताया 15 मार्च वाला। लास्ट में वीडियो में जाते जाते एक चीज़ दोबारा बोलना चाहता हूँ, एडवांस के लिए जो लोग सीरियस हैं, जो लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, से जेई मेन तक नहीं जाना चाहते हैं, एडवांस की तैयारी पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 महीने में लास्ट में एडवांस नहीं कर पाओगे। अगर अभी जेई मेन में आपका थोड़ा ख़राब रिजल्ट भी आया है, लेकिन अगर आपका एम एडवांस देने का है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जेई मेन में बहुत ग्रेट रिजल्ट नहीं आता है। इवन आप जनवरी अप्रैल दोनों का लगा लीजिए, उनका बहुत ज़्यादा ग्रेट रिजल्ट नहीं आता है, तब भी वो एडवांस बहुत अच्छा करके आते हैं, फोड़ के आते हैं एडवांस के पेपर को और आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप एडवांस के बारे में सीरियस हो तो जेई एडवांस्ड की साइड बाय साइड प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, फुल फोकस से। प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे होगे, बट उस टाइप के क्वेश्चंस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस हाई लेवल वाले थोड़े से उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होते और अलग अलग टाइप की चीज़ें जो होती हैं, वो सब आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब। क्योंकि अगर अब नहीं करोगे तो बाद में उसको नहीं कर पाओगे। जब आपका जेई मेन हो जाएगा अप्रैल वाला, तब मैं दोबारा आपके साथ वीडियो में आऊँगा, दोबारा आपको बताऊँगा कि अब एडवांस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम पढ़ने का नहीं बचेगा। इन सब चीज़ों में कि एनटीए के में कितनी परसेंटाइल किस पेपर में आ रही है, या कितने मार्क्स किस टाइम पे, किस वाले सेशन में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आ रही है, यार उसने तो उतने परसेंटाइल पे, उतने मार्क्स पे उसकी उतनी परसेंटाइल आ गई, मेरे तो ज़्यादा आए थे, ये सब नहीं सोचना है। ये सब वर्थलेस है, यूजलेस है। इन सब की वीडियोज़ जाके नहीं देखने हैं यूट्यूब पे, इन सब की रील्स नहीं देखनी है इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं करना है ये सब, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं है। ये सब एक रूल, एक सेट प्रोसीजर के हिसाब से चलता है, मैथ्स पे चलता है, और उसको चलने दीजिए। आप लोग ना अपना सेशन चेंज करवा सकते हो, ना उसको इन्फ्लुएंस करा सकते हो, ना आप ये इन्फ्लुएंस कर सकते कि आप जब दे रहे हो पेपर तो आपके साथ पूल जो दे रहा है बाकी वो कितना कंपेटिटिव है, वो कितने ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। आपका वाला सेशन में पेपर थोड़ा आसान आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, आपके हाथ में क्या कुछ भी है इनमें से? नहीं ना। तो सोचना छोड़ दीजिए इस बात को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो जाए। सक्सेस जो होती है वो किसी और के साथ बांटने से कम नहीं होती है, बढ़ती है, ठीक है।
तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाइएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब करके जाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, बेकार से बेकार सवाल लिख दो, कोई बात नहीं, मैं आपको वादा कर रहा हूँ ASAP एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका जवाब दूंगा। आपको अगर डाउट है आप मेरे पिछली वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस का मैं डिटेल में जवाब देता हूँ, चाहे 50 कमेंट हो, चाहे 100 हो, चाहे 200, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज। अगेन प्रेशर में नहीं आना है और जेई मेन जेई एडवांस्ड फोड़ के आना है। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।